अयोध्या का श्री राम मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। संपूर्ण मंदिर परिसर कुल 71 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक 3 मंजिला इमारत है जो पारंपरिक नागर शैली में निर्मित है तथा मिर्जापुर और बांसी पहाड़पुर राजस्थान की पहाड़ियों से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है तथा दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके साथ कुछ मंडप है जिसमें रंग मंडप और नृत्य मंडप भी शामिल है। रामनवमी पर दोपहर से समय दर्पण और लेंस की एक प्रणाली भगवान राम की मूर्ति पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए लगाई गई है। इस अनूठे अभिषेक के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। लोहे या स्टील के बजाय पीतल का उपयोग किया जाता है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 5 वर्षीय भगवान राम की मूर्ति 51 इंच लंबी है और एक विशेष समारोह में इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार के लोहे का उपयोग नहीं किया गया। इसे कम से कम एक सहस्त्राब्दी तक टिकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़मीन की नमी से बचाने के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। नए राजस्थान की स्थापना का प्रावधान। एक नया राज्य केरल संसद द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। इसे केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। बेरुबारी यूनियनवाद 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद का अधिकार भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने तक विस्तारित नहीं है। राज्य निर्माण के संबंध में कुछ समितियां। धर आयोग इसे वर्ष 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जेवीपी समिति इसे दिसंबर 1948 में नियुक्त किया गया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया जैसी थी। इस समिति ने औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया। फजल अली आयोग 1953 में फजल अली और के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू की अध्यक्षता में तीन स्थानीय राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने राज्यों के पुनर्गठन आधार के रूप में व्यापक रूप से भाषा को स्वीकार किया। इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। आरबीआई की 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर का 29वां संस्करण किया। स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। इसका मुख्य बिंदु है एफएसआर अवलोकन रिपोर्ट। स्थिरता रिपोर्ट भारत की वित्तीय प्रणाली
की मजबूती और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी जोखिम के बारे में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के उप समिति के सामूहिक कल्याण को दर्शाती है। मजबूत वैश्विक वित्तीय प्रणाली भू राजनीतिक तनाव, उच्च सार्वजनिक ऋण और धीमी अपस्फीति सहित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वैश्विक वित्तीय प्रणाली मजबूत और स्थिर बनी हुई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए वित्तीय सांख्यिकी पूंजी से जोखिम भारतीय संपत्ति अनुपात यह 16.8% है, जो दर्शाता है कि जोखिम के प्रत्येक 100 इकाइयों के लिए बैंक संभावित घाटे को कवर करने के लिए 16.8 इकाइयों की पूंजी रखता है। कॉमन इक्विटी टियर 1 CET अनुपात यह 13.9% है, जो बैंकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी के मजबूत आधार को दर्शाता है। ऋण जोखिम के लिए मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट अनुसूचित वाणिज्य बैंक तनाव परिदृश्यों के तहत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। मार्च 2025 के लिए सिस्टम स्तरीय CRAR बेसलाइन मध्यम और गंभीर तनाव स्थितियों के तहत क्रमशः 16.1, 14.4 और 13.0% अनुमानित है। NBFC की स्थिति CRAR 26.6%, जो वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है। GNPA अनुपात 4.0%, जिसका अर्थ है कि 4% ऋण चुकाए नहीं जा रहे हैं। संपत्तियों पर रिटर्न 3.3%, जो संपत्तियों से लाभप्रदता को दर्शाता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में RBI FSR की प्रत्येक 6 महीने में प्रकाशित करता है। यह परिचालन मार्जिन, निवल ब्याज आय, निवल ब्याज मार्जिन, सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, निवल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति और RBI द्वारा किए गए विभिन्न तनाव परीक्षणों के परिणामों के आधार पर बैंकों और अन्य वित्तीय मध्य स्तरों का मूल्यांकन करता है। RNA एडिटिंग हाल ही में अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेवलाइन साइंस नैदानिक स्तर पर RNA एडिटिंग द्वारा आनुवंशिक समस्या का इलाज करने वाली पहली कंपनी बन गई है। RNA एडिटिंग के बारे में RNA एडिटिंग मैसेंजर RNA न्यूक्लियोटाइड को एडिट करने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA द्वारा mRNA निर्मित करने के बाद, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण शुरू होने से पहले की प्रक्रिया है। RNA और प्रोटीन संश्लेषण कोशिकाएं DNA निर्देशों के आधार पर मैसेंजर RNA का उत्पादन करती है, जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है। के विद्यमान दोष के परिणाम स्वरूप दोषपूर्ण प्रोटीन निर्मित हो सकते हैं, जो विभिन्न आनुवंशिक विकारों का कारण बनते हैं। ADAR एंजाइम की भूमिका पर कार्य करने वाला एडिनोसिन डीएमिनेज में एडेनोसाइन को एनोसिन में परिवर्तन करता है, जो ग्वानोसिन के लगभग समान होता है। यह परिवर्तन उत्परिवर्तन को
ठीक कर सकता है, जिससे कोशिकाओं को कार्यात्मक प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है। गाइड आरएनए जीआरएनए लक्षित सुधारों के लिए आधार को विशिष्ट एमआरएनए स्थलों पर निर्देशित करता है, जो एकल बिंदु उत्परिवर्तन से जुड़ी आनुवंशिक स्थितियों के लिए संभावित उपचार प्रदान करता है। आरएनए संशोधन के 3 प्रकार: युग्मन, न्यूक्लियोटाइड का सम्मिलन, विलोपन, न्यूक्लियोटाइड को हटाना, प्रतिस्थापन, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे से आदान प्रदान। कंगारू छिपकली। कंगारू छिपकली भारत के पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कंगारू छिपकली के बारे में आकार: यह एक छोटी छिपकली है जिसे अगस्त्य गामा एज या उत्तरी कंगारू छिपकली के रूप में भी जाना जाता है। इसकी थूथन से मल निकास बिंदु तक की लंबाई अधिकतम 4.3 सेंटीमीटर तक होती है। कुल यह आगामिडे कुल से संबंधित है। आहार तथा व्यवहार: यह छोटे कीड़ों को खाती है, यह तेजी से भाग सकती है एवं शिकारियों से बचने के लिए सूखी पत्तियों के भीतर छिप जाती है। आरोहण: इसके 5वें पैर की उंगली छोटी होने के कारण यह ऊपर की ओर चढ़ने के लिए अनुकूल नहीं होती है, अतः यह अन्य छिपकलियों की तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ पाती है। स्थानिक: यह छिपकली पश्चिमी घाट की स्थानिक मानी जाती है। विशिष्ट लक्षण: इसका सिर काला, शरीर हल्के जैतूनी भूरे रंग का होता है और इसकी गर्दन के निचली हिस्से पर एक चौड़ाई गहरी भूरे रंग की धारी पाई जाती है। इसका गला सफेद और शरीर पर ईंट जैसी पीले रंग की चमकदार शक्ल स्केलस इसे और अधिक विशिष्ट बनाती है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन का सत्र ऑस्ट्रेलिया के पर्व में आयोजित किया गया। मुख्य तथ्य: विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की प्रतिभागी सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों तक 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में वार्षिक कार्यक्रम या विदेशी मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 2016 में आयोजित किए जाने वाले एक वार्षिक कार्यक्रम है। उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने हेतु हिंद महासागर क्षेत्र के सदस्यों के लिए एक साझा स्थापित करना। हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में सदस्य भारत, बांग्लादेश, कोरोमोस, फ्रांसीसी गणराज्य, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका सदस्य नहीं हैं।